बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, इस वीडियो में हमने बात करनी थी मेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर। जो बहुत ज़्यादा गुमान रखती है बात वो ये है कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस होते क्या हैं, ये बनते क्यों हैं, बनते कैसे हैं। लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें वॉइस का प्रॉब्लम था और थोड़ा सा और भी कोई इशू था। ठीक है, तो ये दोबारा बना लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें, अभी मैंने गूगल पर सर्च किया, आप भी सर्च करें एवरेज लाइफ टाइम इन पाकिस्तान या पाकिस्तानी पीपल एवरेज लाइफ टाइम, तो आपको जवाब में 67 पॉइंट, ठीक है, 69 या 98 इतना बताते हैं। गूगल इतना बताता है, ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम इतनी है। तो कई बार सर्च करेंगे तो आपको 68 आएगा या 69 आएगा। ठीक है, तो 2024 में राउंड अबाउट 67-68 आ रहा है, यानी कि इससे पहले जितनी भी कैलकुलेशन हुई राउंड अबाउट इतना आ रहा है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर। अभी देखें गूगल ने क्या कहा कि एवरेज लाइफ टाइम फ़र्ज़ करें गूगल ने कहा 68 है। ठीक है, और ये क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने बहुत पुराने से डेटा से ये यानी कि पिछले डेटा से निकाल लिया। अभी हम 2024 के अंदर तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना। ठीक हो गया जी। एवरेज लाइफ टाइम कितनी है, 68। गूगल ने बहुत पुराना हमें ये डेटा दे दिया है, या कह लें आज से पुराना है, तो ये नल हाइपोथेसिस है। जो हमें ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा वो एक नल हाइपोथेसिस होगा। गूगल ने हमें बता दिया कि 68 ईयर एवरेज लाइफ टाइम है पाकिस्तानी पीपल की। अब इसको देखते हुए आपने क्या किया, आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गए। फ़र्ज़ करें मैं गया मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गया, कुछ मैं रूरल एरिया में आया, कुछ अर्बन एरिया में आया, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं गया। वहाँ पर मैंने जो जिन लोगों की डेथ हो रही थी उनसे मैंने पूछा कि आपके मरीज़ की एज कितनी थी। ठीक है, या हॉस्पिटलों में गया, उधर भी मैंने कई तखमीने लगाए कि एवरेज लाइफ टाइम कितनी जा रही है, यानी कि कितनी के एज के अक्सर आपके पास डेथ केसेस होते हैं। अब उनमें देखें अक्सर ये भी आ जाएगा ना कि कोई स्टूडेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, उसकी एज 14-15 है, 16-17 है, तो ये भी तो एवरेज में कैलकुलेट होगा ही ना। ठीक है जी। अब आपने हॉस्पिटल से डेटा लिया है, हॉस्पिटल वालों ने कहा नहीं जी आपके जो हमारे तखमीने के मुताबिक है वो एज 68 से अबव है या कम है। अबव कर लेते हैं, 68 से अबव है। ठीक है, अबव है या इक्वल है, इक्वल तो ऑलरेडी है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बना, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इस पर एक आप लोगों को ये भी बात बता दूं, जो नल हाइपोथेसिस है वो पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके बनाया गया होता है, यानी कि पाकिस्तान का डेटा जितना भी इकट्ठा हो चुका उसको यूज़ करके ये नल हाइपोथेसिस बनाया होता है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, ये हम सैंपल का डेटा यूज़ करते हैं, यानी कि थोड़े से लोगों से पूछ लिया, कुछ इलाकों में चले गए, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना कि अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। अब अगली बात आ जाती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है या कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 75% है या 95% है। अब ये है क्या, ये परसेंटेज में हमें क्या दे दिया, ये कैसी वैल्यू है जो परसेंटेज में दे दी, वो क्वेश्चन में ये क्यों दी होती है। बेसिकली ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस नहीं सॉरी, ये इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों के मध्य मुकाबले होते हैं। ये 1 - अल्फ़ा होता है जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये भी मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर ही। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब देखें, एक बंदा, मैं गया, मैंने जब एज लाइफ पता की तो मुझे पता चला 68 ईयर से ज़्यादा है। लोग जो अक्सर जिनकी डेथ हो रही है उनकी एज 68 ईयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझसे ये पूछेगा पिछला बंदा जिसने, यानी कि गूगल मुझसे पूछेगा कि आपको कितने % यकीन है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है, आपको कितने % यकीन है इस पर। इस यकीन की बिना पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे 95% यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पता चल गया। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है,
ये बात कर लेते हैं, ये भी आपको ना बाद में रहे। ये 1 माइनस अल्फ़ा है और ये इसका उलट होता है और ये ऑलरेडी दी होती है नल हाइपोथेसिस के लिए। ठीक है जी। अब उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी समझ आ चुकी होगी। 2-3 डेफिनेशन बनती हैं। अगर हम अल्फ़ा की ये डेफिनेशन में करूँ, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, ये अल्फ़ा होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, यानी कि रिजेक्शन की, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन की कह लें या इसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस की कह लें। ठीक है, ये इसकी 2-4 डेफिनेशन बनती हैं। आप एक ही पर जोर दें तो ज़्यादा अच्छा। मैं नल हाइपोथेसिस को बेस बनाता हूँ अक्सर, तो मैं इसी को बेस बना के चलता हूँ। आप जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलते रहें। अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ चलेंगे, तो मैं नल हाइपोथेसिस को हमेशा बेस बनाता हूँ। ठीक है, मैं नल हाइपोथेसिस को बेस बनाकर हर डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता हूँ। इससे क्या है कि सारे कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी ठीक है, लेकिन उसमें काम उलट हो जाता है। ठीक है, तो मैं नल हाइपोथेसिस को ही बेस बनाता हूँ। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाती है। अब उम्मीद है आप लोगों का ये सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। ये नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस को एच नोट से डिनोट करते हैं, एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये करंट हाइपोथेसिस होता है, इसको HN से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन H1 से कर रहे हैं तो भी ठीक है, चलेगा। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अगर हम डेफिनेशन करें, नल हाइपोथेसिस की कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस को अगर हम जिस तरह बनाया है उसी तरह हम इसकी डेफिनेशन करें तो उसकी क्या बनेगी, null hypothesis is that hypothesis which we are willing to reject। एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है, इसको हम रिजेक्ट करने के लिए we make alternative hypothesis and आगे आप ये भी लिख सकते हैं will be true then we reject each note। ठीक है, या आप सिर्फ इतना ही लिख लें, इट इज़ सुजेशन या जो ऑलरेडी बना हुआ है में अगर आप इसको कुछ इस तरह नाम दे दें, नल हाइपोथेसिस इज दैट हाइपोथेसिस व्हिच वी आर विलिंग टू रिजेक्ट व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, अच्छा, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की करें तो ये इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह कर लें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट हाइपोथेसिस व्हिच वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट, कि हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए रजामंद होते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H नोट एंड H1 से। ये आपने लाजमी करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय या इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H नोट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय H1। उम्मीद आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। इसके बाद T टेस्ट Z टेस्ट आ जाता है। अब उनकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, सारे चैप्टर का ये रिव्यू हो जाएगा। N की बात आ जाती है। N क्या है, N वो सैम्पल डेटा है जिसको हमने यूज़ करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने कितने लोगों के पास गया, मैं गिनती के लोगों के पास गया, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं गिनवे लोगों के पास में गया। मैंने उनको देखते हुए ये डेटा कैलकुलेट किया। मैंने 29 लोगों के पास गए हैं, 23 या 29। ठीक है जी। इस पर टी टेस्ट अप्लाई करना है या जी टेस्ट अप्लाई करना है, उसकी मैं आप लोगों को ऑलरेडी हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये कब अप्लाई करना है, ये क्यों अप्लाई करना है। तो उसका उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। उसके बाद रिजेक्शन कैसे करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, जो हमारे पास जी की वैल्यू आई, जी की हमारे पास वैल्यू आई, अगर फ़र्ज़ करें ये इसको जी टेस्ट की वैल्यू आई 1.23, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू आई जो हमने टेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल को यूज़ करते हुए फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई 1.31। ठीक है जी, ये आई, इसकी ये वाली आई। अब हमने यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ करना है, यही ग्रेटर वाला। क्या ये इससे ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है जी, वी विल एक्सेप्ट एच नोट को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एक डिटेल लेक्चर है, उम्मीद आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 13.1 एक्सरसाइज का।